सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12 एंड नीट यूजी प्रिपरेशंस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक है oogenesis, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे तो आप नीट की बात करें या 12th बोर्ड्स की बात करें या तो फिर अपने नॉलेज या जानकारी की बात करें, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग ये टॉपिक वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह इस टॉपिक का भाई बोलबाला है, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। इसके पहले तो भाई हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया ही है। उन सभी बातों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जल्द से जल्द देख लीजिए। तो चलिए भाई आज शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक oogenesis। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज oogenesis, हाउ कैन यू डिफाइन oogenesis, तो आप लोग एकदम सिंपल सा आंसर दीजिएगा कि चच्चा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्या दीजिएगा भाई? कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नॉन एज oogenesis। आप लोगों ने इसे शायद 8th में पढ़ा हो या फिर 10th में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। आज हम लोग कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे कि भाई पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो oogenesis के लिए अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो क्या लिखेंगे भाई? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है भाई? oogenesis। अब अगर आप चाहते हैं कि oogenesis सही तरीके से, अच्छे तरीके से दिलो दिमाग में बस जाए तो जरूरी है कि मियोसिस को समझा जाए। हाँ भाई सही सुन रहे हैं आप लोग, मियोसिस सेल डिवीजन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मियोसिस नहीं जानते हैं तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप oogenesis समझ सकते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग मियोसिस को समझ लेते हैं। सबको ही पता होगा कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन जहां एक सेल 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। पेरेंट सेल डिप्लॉयड होती है जबकि डॉटर सेल्स हैप्लॉयड होती है। अगर नहीं पता है तो जल्द से जल्द इधर देखिए भाई और समझिए। सपोज कीजिए कि अपने पास एक सेल है। क्या भाई? सेल। इस सेल को हम कह रहे हैं पेरेंट सेल। क्या कह रहे हैं भाई? पेरेंट सेल। चलिए मैं इधर बना देता हूं, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। मियोसिस, अपने पास क्या है भाई? एक सेल। ये सेल क्या है भाई? पेरेंट सेल। और पेरेंट सेल क्या है अपने पास? डिप्लॉयड। कहते हैं कि ये जो अपने पास सेल, ध्यान से देखिएगा, इस सेल में मियोसिस होती है और हमें पता है कि मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले यहां पर होगा भाई मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा अपने को मिलेगा 2 सेल। कितना सेल भाई? 2 सेल विथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर हैप्लॉयड क्रोमोसोम। ठीक है भाई। अब कहते हैं कि ये जो मियोसिस फर्स्ट हुआ इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कैसे भाई? ध्यान दीजिएगा कि ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें सबसे पहले कौन सा फेज होता है? तो सबसे पहले होता है प्रोफेज। कौन सा भाई? प्रोफेज 1। अब कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस प्रोफेज 1 को भी 5 आगे डिवीजन में या फेजेस में बांटा गया। कैसे? तो देखिए भाई, सबसे पहले लिप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैकेटिन, चौथा डिप्लोटिन और 5वां डाइकाइनेसिस। ध्यान से देखिएगा भाई कि जब हम लोग प्रोफेज 1 को सही तरीके से स्टडी करेंगे तो इसे भी आगे चलकर कई सारे सब फेजेस में बांटा गया है, जैसे लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। अब अगर हम लोग इसको समझेंगे और इसको याद रखने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो
एक छोटा सा ट्रिक है भाई, आप लोग ऐसे रखिएगा यार, लालू जरा पानी दे दे। देखिए भाई, लालू जरा पानी दे और दे। तो इस तरीके से आप लोग प्रोफेज 1 के सीक्वेंसेस को याद रख सकते हैं। जब ये सारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा भाई, तब यहां पर होगा मेटाफेज 1। क्या होगा भाई? मेटाफेज 1। फिर इसके बाद होगा एनाफेज 1 और लास्टली होगा भाई टीलोफेज 1। ध्यान से देखिए, वही सेम चीज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जब ये सारा फेज कंप्लीट हो जाता है, तब हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलता। अब इन दोनों हैप्लॉइड सेल्स पर होती है मियोसिस सेकेंड। क्या होती है भाई? मियोसिस सेकेंड। जैसे ही मियोसिस सेकेंड यहां होगी, तो यहां सबसे पहले होगा भाई प्रोफेज सेकेंड, फिर होगा मेटाफेज सेकेंड, फिर होगा भाई एनाफेज सेकेंड और आखिरी होगा भाई टीलोफेज सेकेंड। जब ये सारा फेज कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर फाइनली हम लोगों को मिलेगा एक सेल से 2 सेल, मतलब 2 सेल से टोटल कितना सेल मिल गया भाई? 4 सेल। अब ये जो मियोसिस सेकेंड होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब यहां जो नए सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होगा। तो भाई यहां n है, तो इन सब में भी क्या लिखेंगे? n। क्या लिखेंगे भाई? n। तो यहां टोटल कितने डाउटर सेल्स मिले? 4। ये 4 डाउटर सेल्स क्या है भाई? हैप्लॉइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 हैप्लॉइड डाउटर सेल्स। तो ध्यान से अगर इस मियोसिस को देखा जाए, तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a diploid parent cell divides to form 4 haploid daughter cells। कहते हैं मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला होगा प्रोफेज फर्स्ट। इसमें भी बहुत सारे फेजेस मिलेंगे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। याद रख सकते हैं, लालू जरा पानी दे और दे। जब ये सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तब होगा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और फिर टीलोफेज फर्स्ट। इस फेज के कंप्लीट होने के बाद यहां 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलेगा। अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड, और ये मियोसिस सेकेंड बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है। एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा और सभी में क्रोमोसोम एक जैसा ही होंगे। तो एक सेल से देखिए भाई यहां कितना सेल बन रहा है? 2 सेल। इससे 2 बन गया और इस वाले से भी कितना बन गया भाई? 2 बन गया। और यहां क्रोमोसोम का नंबर भी क्या रह गया? सेम। तो इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जा सकता है। और इस तरीके से कंप्लीट होता है मियोसिस का प्रोसेस। अगर आप इस मियोसिस के प्रोसेस को समझ चुके हैं, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से जान चुके हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस oogenesis को आप अभी तुरंत समझ जाइएगा और अभी मेरे साथ ही याद कर चुके होंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं oogenesis। अगर oogenesis की बात करेंगे, तो जिस सेल से oogenesis की शुरुआत होती है, यह सेल डिप्लॉयड होती है। क्या होती है भाई? डिप्लॉयड। तो कहते हैं इस डिप्लॉयड सेल का भाई नाम क्या है? तो इस डिप्लॉयड सेल के अगर नाम की बात करी जाएगी, तो इसे कहते हैं प्राइमोर्डियल। ध्यान से देखिएगा भाई, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, या तो आप सिंपली कह सकते हैं पीजीसी। अब इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल की बात करेंगे, तो ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है भाई? डिप्लॉयड। अब जैसा कि oogenesis फीमेल्स में होने वाली प्रोसेस है, तो फीमेल में भाई क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले पता होना चाहिए कि फीमेल में क्रोमोसोम टोटल कितना होगा। ऑफ कोर्स मेल में अगर 46 था, तो फीमेल में भी कितना होगा भाई? 46 ही होगा। तो 46 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? 44 प्लस XX। ध्यान से देखिएगा, 44 एक x 45 और दूसरा x 46। अब कहते हैं कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, जिस तरीके से आपने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान
पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होती है जिसमें सेल्स माइटोसिस के द्वारा अपना नंबर इंक्रीज करती है। तो सेम यहां भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रोसेस होगा माइटोसिस। क्या होगा भाई इसमें? माइटोसिस। जैसे ही माइटोसिस होती है यहां पर हमें एक सेल से कितना सेल बना हुआ दिखेगा भाई? 2 सेल। कितना सेल भाई? 2 सेल। एक और ये रह गया 2। तो भाई यहां पर भी हम लोग क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं 44 प्लस XX और इसमें भी 44 प्लस X और X। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहां सेल्स का नंबर इंक्रीज हो चुका है, तो इस फेज को हम लोग क्या नाम देंगे भाई? इस फेज को नाम देंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला फेज कौन सा हो गया भाई? मल्टीप्लिकेशन फेज। पहले फेज को क्या नाम दिया गया भाई? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जिस सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है इस सेल को नाम देते हैं हम लोग oogonia। क्या नाम दे रहे हैं भाई? oogonia। अब ये बताइए कि ये जो oogonia है ये हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड? भाई यहां माइटोसिस हुआ है तो हैप्लॉइड का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। क्या होगा भाई? डिप्लॉइड। अब एक बात यह बता दूं आपको कि जैसे मेल में जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो कहते हैं प्यूबर्टी एज में आने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता। लेकिन अगर oogenesis की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक लड़की जब मम्मी के उम्र में थी, मतलब अभी पैदा भी नहीं ली है, उस दौरान ही oogenesis स्टार्ट हो जा रहा है। डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कि स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टी एज में शुरू होती है, जबकि oogenesis की अगर बात करेंगे तो ये भाई बच्ची पैदा भी नहीं ली है, उस दौरान ही शुरू हो गया है। सोच के देखे भाई क्या गजब का अपना भाई खेल है कि यहां जो oogenesis का प्रोसेस है वो बच्ची पैदा भी नहीं ली है अभी तक। काफी स्ट्रेस से बता रहा हूं, याद रखिएगा कि अभी बच्ची पैदा भी नहीं ली है और उस दौरान ही oogenesis शुरू हो चुका। मतलब ये जो हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं अभी बच्ची का जन्म नहीं हुआ है, मम्मी के उम्र में ही है और ये प्रोसेस शुरू हो चुका। तो भाई देखिए अब इस oogonia में क्या होगा? इस oogonia में होगी ग्रोथ। क्या होगी भाई? ग्रोथ। तो चलिए हम लोग करा देते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ कराएंगे तो भाई किसी एक पर्टिकुलर हम लोग oogonia से ही आगे बढ़ते हैं। दोनों को तो समझने की जरूरत है नहीं, किसी एक से भी समझ लेंगे तो बात वैसा ही है। जैसे ही ग्रोथ होगा, चलिए हम लोग ग्रोथ कर देते हैं। ये हो गया ग्रोथ। तो क्या भाई क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब ये भी होगा 44 प्लस XX। भाई जब ग्रोथ हो जाता है तो ऐसे को नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। क्या नाम देते हैं भाई? प्राइमरी oocyte। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं भाई प्राइमरी oocyte। अगर प्राइमरी oocyte की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा भाई? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी तक क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब शुरू हो जाती है मियोसिस। क्या शुरू हो जाती है भाई? मियोसिस। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं। अब ये बताइए कि अगर कहीं मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट होना चाहिए पहले। बिल्कुल। तो यहां शुरू होगी मियोसिस फर्स्ट। क्या स्टार्ट हुआ भाई? मियोसिस फर्स्ट। अब इस साइड थोड़ा आइए कि जब मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है तो भाई मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1 में सबसे पहले एंट्री मारा जाता है। इस प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन कंप्लीट हो गया भाई, फिर जाइगोटीन कंप्लीट हो गया, फिर पैकेटीन कंप्लीट हो गया। कहते हैं जैसे ही डिप्लोटीन फेज में एंट्री हुई और इस बच्चे का अब गर्भ में 9 महीना पूरा हो गया। ध्यान से सुनिएगा भाई, कहते हैं कि अभी मम्मी के उम्र में ही है और मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या कंप्लीट हुआ भाई? तो एंट्री मारा गया प्रोफेज 1 में, यहां कंप्लीट हो गया लिप्टोटीन, फिर कंप्लीट हो गया जाइगोटीन, फिर कंप्लीट हो गया पैकेटीन। लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन फेज में एंट्री हुआ
इस बच्चे का डिलीवरी हो गया, ध्यान से सुनिएगा भाई, इस बच्चे का क्या हो गया, बच्चा नहीं बच्ची का क्या हो गया भाई, डिलीवरी। अब इस मियोसिस फेज फर्स्ट में इस बच्चे का क्या हुआ, डिलीवरी। तो हम लोग यहां मेंशन करेंगे कि प्राइमरी oocyte रिमेन्स अरेस्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिकल में तो और बोर्ड्स में तो खैर आता ही है। रिमेन्स अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, किसमें भाई, प्रोफेज 1। कौन सा फेज, डिप्लोटीन। कौन सा फेज भाई, डिप्लोटीन। कब तक, टिल प्यूबर्टी तक। कब तक भाई, प्यूबर्टी तक। अब कहता है बच्ची ने जन्म लिया, आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई जिस बच्ची का जन्म हुआ है उस बच्ची के अगर ओवरी में देखा जाए तो क्या मिलेगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, चच्चा प्राइमरी oocyte मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, प्राइमरी oocyte। ये भी किस अवस्था में, कहते हैं ऐसा प्राइमरी oocyte जिसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू हो चुकी है और प्रोफेज 1 में एंट्री ले चुका है, जिसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन डिप्लोटीन में रुका हुआ है। क्या है भाई, रुका हुआ है। तो यहां इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करोड़ों का पॉइंट है कि ये जो आपके पास प्राइमरी oocyte है वो रुका रहता है किसमें भाई, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में। कब तक, प्यूबर्टी एज पर। तो भाई अब यहां मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था, बस क्या हुआ था भाई, स्टार्ट। क्या हुआ था, स्टार्ट। अब पूछेगा कि भाई स्टार्ट ही होगा या कभी कंप्लीट भी होगा, तो हां भाई कंप्लीट होगा जब क्या, प्यूबर्टी अटेन कर लिया जाएगा। तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे भाई, मियोसिस 1 कंप्लीट्स आफ्टर प्यूबर्टी। कहते हैं प्यूबर्टी आने के बाद ये मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। तो जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, ये डिप्लॉयड सेल कितने सेल का फॉर्मेशन करेगा भाई, 2 हैप्लॉयड सेल का। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे भाई, इस सेल से कितने सेल का फॉर्मेशन कर दें, 2 सेल का। तो चलिए कर देते हैं, 1 और 2। अब कहते हैं मैंने एक बड़ा बनाया हुआ है, दूसरा छोटा बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक क्या बनाया भाई, बड़ा, और दूसरा क्या बनाया भाई, छोटा। तो इस बड़े और छोटे का क्या फंडा है, कहते हैं यह अनइक्वल डिवीजन होता है। तो एक बड़ा सेल बन जाता है और दूसरा छोटा। छोटे वाले सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इस छोटे वाले सेल को कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहा जाता है भाई, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहां हम लोगों ने कहा कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब आधा हो जाएगा। तो बताइए भाई 22 का आधा क्या, 44 का आधा क्या हो जाएगा, 22, और 2 एक्स है तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, एक सिंगल एक्स। इसकी बात करेंगे तो यहां भी क्या होगा, 22 प्लस एक्स। तो ये सेल तो फर्दर डिवाइड करने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डू नॉट डिवाइड फर्दर। अब इसमें किसी भी तरीके का डिवीजन मिलने वाला हम लोगों को नहीं। अब ये वाला जो सेल है, ध्यान से देखिएगा, इस सेल को क्या नाम देते हैं, इस सेल को नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या नाम देते हैं भाई, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte भाई हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड। तो आंसर दीजिएगा भाई कि ये सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होगा। क्या होगा भाई, हैप्लॉयड। अब इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 शुरू होगा। इस सेकेंडरी oocyte में क्या शुरू हो रहा है, मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में क्या स्टार्ट होगा भाई, प्रोफेज सेकेंड, और फिर पहुंचेगा मेटाफेज सेकेंड। फिर मेटाफेज सेकेंड में ये प्रोसेस रुक जाएगा। कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इसमें क्या होता है भाई, मियोसिस सेकेंड शुरू होती है, लेकिन प्रोफेज 1 के
कंप्लीट होने के बाद प्रोफेज सेकंड के कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज सेकंड में रुक जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रिमेन्स, चलिए इधर लिख देता, रिमेन्स अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज सेकंड में रुकी रहती है। तो भाई आगे का प्रोसेस कब होगा, तो हम लोग आंसर देंगे ये प्रोसेस तब होगा जब ये जिसके लिए इंतजार कर रही है वो आ जाएगा। तो भाई ये किसके लिए इंतजार करेगी, जरा सोच के देखिए, ये स्पर्म के लिए इंतजार करती है। किसके लिए भाई, स्पर्म के लिए। तो जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, किसका एंट्री भाई, स्पर्म का एंट्री होगा, तब जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। तो हम लोग क्या क्या मेंशन कर देंगे भाई, मियोसिस सेकंड कंप्लीट्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे ही एंट्री हो जाएगा स्पर्म का, यहां मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। तो मियोसिस सेकंड कहां रुकी थी, मेटाफेज सेकंड में। अब क्या हो जाएगा, एनाफेज सेकंड, फिर क्या होगा, टीलोफेज सेकंड। फिर एक सेल से कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो, एक से दो, दो से कितना होता था, चार। तो यहां भाई एक तो डिवाइड कर ही नहीं रहा है, अपने पास बचा कितना सेल है भाई, एक। तो एक सेल कितने सेल का फॉर्मेशन करेगा, दो। तो चलिए बना देते हैं, दो, एक, और ये हुआ दो। ध्यान से देखिएगा यहां भी अनइक्वल डिवीजन होता है, यहां भी क्या हो रहा है भाई, अनइक्वल डिवीजन। तो अनइक्वल डिवीजन से ये जो बना इसको कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। इसमें भी डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट ये जो बना है भाई इसमें क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा भाई, 22 प्लस एक्स। अब भाई इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम लोग ओवम। क्या नाम देंगे भाई, ओवम, या फिर कहेंगे ऊटिड। ओवम या फिर क्या कहेंगे भाई, ऊटिड। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, तो आंसर क्या देंगे भाई, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है भाई, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब हुआ भाई, जब स्पर्म का एंट्री हुआ तब। अब याद कीजिए कि मैंने बताया था कि हम लोग जनरली ओवम टर्म यूज कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान डेड ओवम बाहर निकलती है। लेकिन ये सोचिए कि ओवम का फॉर्मेशन कब हुआ भाई, जब स्पर्म का एंट्री हुआ तब। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ये तो स्पर्म नहीं आया इस कारण से हुआ। मतलब कहा जा सकता है कि टेक्निकली हम लोग गलत कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो ओवम है वो ओवम नहीं, वो क्या है भाई, सेकेंडरी oocyte। बहुत गौर से समझिए, बहुत ही टेक्निकली समझने वाला पॉइंट है। कहते हैं कि अगर स्पर्म नहीं आता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है दैट मींस स्पर्म नहीं आया है। स्पर्म अगर नहीं आया है दैट मींस मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ। दैट मींस ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही है जो मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। क्या आता है भाई, सेकेंडरी oocyte। वो भी कैसा, डेड सेकेंडरी oocyte। तो मतलब जो भी ऐसा कहता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान डेड ओवम आता है, तो टेक्निकली ऐसा कहना गलत होगा। ध्यान से देखिए भाई इस प्रोसेस को, बहुत ही मजेदार प्रोसेस है और बहुत समझने वाला प्रोसेस है। और ऑब्जेक्टिव तो भाई खतरनाक खतरनाक ऑब्जेक्टिव इसमें बन जाता है। तो देखिएगा कि पहले फेज को मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन फेज, तो दूसरे फेज को क्या कहेंगे भाई, यहां देखिए ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इस दूसरे फेज को कहेंगे ग्रोथ फेज। क्या कहेंगे भाई, ग्रोथ फेज।
तीसरे फेज की बात करेंगे, ये प्राइमरी oocyte से शुरू होता है और कहां खत्म होता है भाई, ओवम में। तो ये फेज तीसरा फेज है, इसे नाम दिया जाता है मैच्योरेशन फेज। क्या कहा जाता है भाई, मैच्योरेशन फेज। देखिए भाई, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत हद तक बहुत सारी बातों में डिफरेंट है, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जितना स्पर्मेटोजेनेसिस से नहीं आता है उससे ज्यादा इस oogenesis से आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये oogenesis जिस सेल से शुरू होती है उस सेल को कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये सेल डिप्लॉयड होती है, सबसे पहले माइटोसिस करेगा। जैसे ही माइटोसिस होगी यहां सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे और बने सेल्स को नाम दिया गया है oogonia। अब इस oogonia में होती है ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद जिस सेल का फॉर्मेशन हुआ उसे कहते हैं प्राइमरी oocyte और इस फेज को नाम दिया गया है ग्रोथ फेज। अब इस प्राइमरी oocyte में शुरू होती है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले होता है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटिन, फिर डिप्लोटीन और यही प्रोसेस रुक जाता है और बच्ची का जन्म हो जाता है। मतलब अगर पूछा जाए कि भाई उस बच्ची में कहां तक का प्रोसेस मम्मी के उम्र में ही कंप्लीट हो गया, तो आप लोग बोलिएगा प्राइमरी oocyte में पैकेटिन कंप्लीट होकर डिप्लोटीन तक हुआ था लेकिन डिप्लोटीन में रुक गया। अब कहते हैं जैसे ही बच्चे का डिलीवरी होगा यह सारा प्रोसेस रुका रहेगा। कब तक, टिल प्यूबर्टी। जैसे ही लड़की प्यूबर्टी एज अटेंड करेगी ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, मतलब सबसे पहले कंप्लीट होगा डिप्लोटीन। क्या कंप्लीट होगा भाई, डिप्लोटीन। फिर क्या कंप्लीट होगा, डाइकाइनेसिस, फिर होगा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। जैसे ही ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी यहां दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा क्योंकि यहां अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, बड़े वाले को सेकेंडरी oocyte कहते हैं, छोटे वाले को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है जो फर्दर डिवाइड नहीं करता है। क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगा, मतलब 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स रह जाएगा। अब इस सेकेंडरी oocyte में शुरू होती है मियोसिस सेकेंड और मियोसिस सेकेंड में कंप्लीट होता है प्रोफेज सेकेंड, फिर शुरू होता है मेटाफेज सेकेंड, लेकिन मेटाफेज सेकेंड में प्रोसेस रुक जाता है। भाई ये मेटाफेज सेकेंड में प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, तब होगा जब इसका स्पर्म आ जाएगा। अब स्पर्म जैसे ही आएगा मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड भी कंप्लीट होगा। और इसके कंप्लीट होने से फिर एक सेल से कितना सेल बनेगा भाई, 2। अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले को सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन कितना क्या हो जाएगा भाई, 22 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा भाई, 22 प्लस एक्स। और दूसरा बन जाएगा अपने पास ओवम या ओटिड जो होगा हैप्लॉइड। तो हम लोग कहेंगे स्पर्म के एंट्री के बाद, ध्यान से देखिए कि स्पर्म के एंट्री के बाद यहां ओवम का फॉर्मेशन होता है। अगर देयर विल बी नो एंट्री ऑफ स्पर्म देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एकदम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भाई इस तीसरे फेज को कहा गया है मैच्योरेशन फेज। सोच के देखिए कि इस फेज में बच्ची का जन्म हुआ और तीसरे फेज को कंप्लीट होने के लिए पूरा प्यूबर्टी तक जाना पड़ा, मतलब कितना लंबा समय लग गया, लगभग 12-13 साल का समय लग गया। तो भाई लॉन्गेस्ट फेज अगर आपसे पूछ दिया जाए तो चौड़ में आंसर दीजिएगा कि लॉन्गेस्ट फेज विल बी मैच्योरेशन फेज। क्या आंसर देंगे भाई, मैच्योरेशन फेज। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां ओवम के पास क्या है भाई, 22 प्लस एक्स, और स्पर्म कैसा होता था भाई, 22 प्लस एक्स भी होता था और 22 प्लस वाई भी होता था। मतलब अब ये वाली ओवम या तो इसके साथ जा सकता है या तो इसके साथ। चलिए भाई ये स्पर्म है तो मैं स्पर्म ही बना देता हूं, ठीक है। अगर ये वाली ओवम इस वाले स्पर्म के साथ जाती है तो जो बेबी बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई,
ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं यहां बताता हूं। 22 प्लस एक्स है, ये क्या है भाई, ओवम। अगर ये स्पर्म के साथ जाती है, स्पर्म में क्या है भाई 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म है, तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बनेगा वो क्या बनेगा भाई 44 प्लस एक्स और एक्स, मतलब क्या बनेगा भाई, लड़की। अगर ओवम ऐसा वाला होता 22 प्लस वाई वाला, तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता भाई 44 प्लस एक्स वाई। तो भाई लड़की के पास तो एक ही ऑप्शन है 22 प्लस एक्स, इस लड़के के पास दो ऑप्शन है एक्स और वाई। अगर लड़का एक्स देता है तो जो बच्चे बनेंगे, जो बच्चा होगा वो क्या होगा भाई, लड़की। और अगर लड़का वाई देता है तो आगे क्या बनेगा भाई, लड़का। मतलब यहां लड़का बनेगा या लड़की होगी, ये डिसाइड किसके कारण से हो रहा है भाई, मेल के कारण से। तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या भाई, कि लड़का होना है या फिर लड़की। तो ये जो सदियों से प्रताड़ना चली आ रही है कि भाई इसके घर में बेटी हो रहा है, बार बार बेटा नहीं हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बताइए भाई ये सही है या गलत है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि भाई जिसके घर में भी किसी को मारा पीटा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लड़की को जन्म दे रही है, तो भाई यहां गलती किसका है, उस लड़के का। उसके वाई वाले स्पर्म में फर्टिलिटी का औकात नहीं है, इसलिए वो लड़की को जन्म दे रहा है, लड़के को जन्म नहीं दे पा रहा है। तो भाई उस लड़के को भले ही मार लो, लेकिन लड़की को मारना बिल्कुल गलत है। तो भाई आपने इस बात को भी समझ लिया है, आप भी इस बात को आगे उठाइए, लोगों को समझाइए। अगर आसपास कहीं मोहल्ले में, गांव में ऐसा कुछ होता देखते हैं तो आवाज जरूर उठाइए, आप आवाज बन सकते हैं। तो चलिए भाई फिलहाल इस टॉपिक में वापस आते हैं, इस टॉपिक को समझिए। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई प्राइमरी oocyte किस फेज में रुकी रहती है। तो आंसर दीजिएगा प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में। किसमें भाई, डिप्लोटिन में। कब कंप्लीट होती है, जब प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, फिर क्या बनेगा सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte किस अवस्था में रुकी रहती है, तो आंसर दीजिएगा मेटाफेज सेकेंड। कब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर दीजिएगा जब स्पर्म का एंट्री होगा। और स्पर्म के एंट्री से क्या बनेगा भाई, ओवम। तो क्या बिना स्पर्म के एंट्री किए ओवम बोलना सही है क्या, आंसर जाएगा नहीं, टेक्निकली रॉन्ग है भाई, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान सेकेंडरी oocyte निकलेगा या ओवम, तो आंसर दीजिएगा डेड सेकेंडरी oocyte, ना कि ओवम। होप कि आप लोगों को यह प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और इसे समझिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे भी अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर बायो पढ़ना ही बेकार है। इसे समझिए, ध्यान से देखिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टॉपिक के साथ। हो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हो, आप लोग आज थोड़ा जागरूक भी हुए हो। तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज को। तब तक के लिए टाटा।